Hello students, good morning. How are you? आशा है कि आप और आपके परिवार कोरोना टाइम में बिल्कुल स्वस्थ होंगे। कोरोना के सभी नियमों का पालन करते हुए आप घर में रहें, सुरक्षित रहें। आज आपको कक्षा 9वीं में कृतिका बुक के अंदर टॉपिक नंबर 2 मेरे संग की औरतें। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, मेरे संग की औरतें बुक है कृतिका। इसकी लेखिका है श्रीमती मृदुला गर्ग। इस बुक में कुल 5 टॉपिक है, जिसमें से पहला टॉपिक और लास्ट टॉपिक, पहला टॉपिक है इस जल प्रलय में और लास्ट टॉपिक है आखिरकार मैं किस तरह हिंदी में आया। ये सीबीएसई बोर्ड ने आपके सिलेबस से हटा दिए हैं। इस बुक में केवल 3 ही टॉपिक आएंगे और 3 टॉपिक में से केवल 3 प्रश्न आएंगे। 3 उन प्रश्नों में से कोई भी आपने 2 प्रश्न करने। अब हम आज का जो विषय है मेरे संग की औरतें, इस पर बात करते हैं। इसमें लेखिका ने अपने परिवार का वर्णन किया है, जिसके अंदर उनकी माँ है, उनकी नानी, उनके नाना जी का और उनके नाना जी के एक दोस्त थे मिस्टर प्यारेलाल। उनका वर्णन किया गया है कि किस प्रकार से उनकी माँ और उनकी नानी साधारण तौर तरीके से रहन सहन में करती थी, घरेलू हिसाब किताब से रहते हुए अपना जीवन बहुत ही साधारण तरीके से उन्होंने व्यतीत किया। उनके जो नाना जी थे वो रईसी तरीके से अपना रहन सहन करते थे, लेकिन फिर भी लेखिका की नानी ने कभी भी इस विषय में उन पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगाया। लेखिका की नानी चाहती थी कि लेखिका की माँ की शादी एक ऐसे परिवार में हो जो स्वतंत्रता सेनानी हो और एक अच्छे विचारों वाला व्यक्ति हो। इसलिए उन्होंने लेखिका के जो नाना जी थे उनके दोस्त मिस्टर प्यारेलाल से मिलने के लिए निवेदन किया। अब हम टॉपिक की तरफ आते हैं। तो टॉपिक में लिखा है मेरे संग की औरतें, लेखिका मृदुला गर्ग। कि मेरी एक नानी थी। जाहिर है यहाँ पर लेखिका ने बताया कि मेरी एक नानी थी और मैंने उन्हें कभी देखा नहीं। क्यों नहीं देखा? क्योंकि बचपन में ही जिस समय लेखिका की माँ नादान अवस्था में थी तभी उनकी नानी जी का देहांत हो गया था। इसलिए लेखिका ने अपनी नानी को कभी नहीं देखा। मेरी माँ की शादी होने से पहले ही उनकी मृत्यु हो चुकी थी। जिस समय लेखिका की माँ की शादी हुई थी उस समय उनसे पहले ही लेखिका की नानी का देहांत हो गया था। शायद नानी की से कहानी न सुन पाने के कारण बाद में हम तीनों बहन भाइयों को खुद कहानियाँ कहनी पड़ी थी। यहाँ पर लेखिका बोलती है कि जो बचपन में दादी माँ से या नानी से जो हम कहानियाँ सुनते हैं उन कहानियों का हमें सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि नानी को हमने कभी बचपन में देखा नहीं था और उसकी क्षतिपूर्ति करने के लिए लेखिका 3 बहन हैं। हम तीनों बहनों को खुद आपस में कहानियाँ कहकर समय बिताना पड़ता था। नानी से कहानी भले ही न सुनी, कि नानी जब हमें देखी नहीं, उनसे हमने कहानियाँ सुनी ही नहीं, तो कहते हैं कि उनसे कहानी नहीं सुनी, लेकिन नानी की कहानी ज़रूर सुनी कि उनके जीवन से संबंधित जो रोचक घटनाएं थी वो हमने अवश्य अपनी माँ से सुनी थी। और बहुत बाद में जाकर
इसका असली मर्म समझ में आया। कहने का मतलब क्या कि जिस समय हमारी माँ नानी जी के विषय में ये सब बातें बताती थी तो उस समय हम नादान अवस्था में थी, हमें अच्छे प्रकार से समझ में नहीं आया। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हुए तब हमें नानी जी की पूरी जानकारी समझ में आने लगी। पहले इतना ही जाना कि मेरी नानी पारंपरिक अनपढ़ पर्दानशी औरत थी, कि माँ जैसा बताती थी कि हमारी जो नानी जी थी वह घरेलू महिला थी, परिवार के अंदर मिलने जुलने वाली थी, पारंपरिक बिल्कुल साधारण तौर तरीके से रहने वाली और अनपढ़ थी, कभी स्कूल उन्होंने देखा नहीं था। पर्दानशी का मतलब पर्दा करने वाले, घर के अंदर जितने भी पुरुष वर्ग के लोग होते थे उन सब से पर्दा करती थी, जिनके पति शादी के तुरंत बाद उन्हें छोड़कर बैरिस्ट्री पढ़ने विलायत चले गए थे। कि हमारे नाना जी जब शादी हुई थी तो शादी के कुछ समय बाद परिवार को छोड़कर और बैरिस्ट्री पढ़ने के लिए विलायत चले गए थे, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से डिग्री लेकर। जब कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में उन्होंने यहाँ से डिग्री ली, पढ़ाई की, तो उसके बाद जब वे घर पर लौटे और विलायती तौर तरीक़ों से रीति रिवाज के संग जिंदगी बसर करने लगे, कि उनका जो रहन सहन था वो अंग्रेज़ों जैसा था, उसी तरीके से रहते थे और एक परिवार के अंदर जो घरेलू सामाजिक ग्रामीण संस्कृति के अनुसार जीवन व्यतीत करना चाहिए उन तरीक़ों से काफ़ी दूर थे। नानी जी के अपने रहन सहन पर उनका कोई असर नहीं हुआ, कि नानी जी जो थी वह साधारण तरीके से रहती थी, लेकिन नाना जी का जो रहन सहन का तरीका था वो बिल्कुल अलग था, इसलिए उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। न उन्होंने अपना किसी भी प्रकार की इच्छा जाहिर की, पसंद नापसंद का इजहार पति पर कभी नहीं किया, कि जैसे वह आगे चलकर अपना जीवन व्यतीत करती थी उसी तरीके से उन्होंने कभी भी अपना तौर तरीका घर परिवार पर जाहिर नहीं किया था। पर जब कम उम्र में नानी जी खुद को करीब पाया, कि जब नानी जी बीमार हो गई थी और वह मृत्यु के बिल्कुल समीप थी, तो 15 साल की थी लेखिका की माँ। तो अपनी इकलौती बेटी माँ की शादी की उन्होंने इतनी चिंता सताई कि एकदम से मुँह जोर उठ गई, कि उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। क्या कहा कि जो पर्दा करने वाली महिला थी वह पर्दा करने वाली महिला आज पूरे परिवार के सामने कहने लग गई। तो उन्होंने क्या कहा नाना जी से उन्होंने कहा कि वे पर्दे का लिहाज छोड़कर, क्योंकि सबसे पर्दा करती थी, इस कारण से पर्दे का लिहाज छोड़कर उनके दोस्त स्वतंत्रता सेनानी मिस्टर प्यारेलाल से मिलना चाहती है। परिवार बिल्कुल अचंभित रह गया, सब दंग रह गए। क्यों कि जिस पर्दानशी औरत ने पराये मर्द से क्या खुद अपने मर्द से मुंह खोलकर बात नहीं की थी, आखिर इस वक्त में अजनबी से क्या कहना चाह रही थी। इन पंक्तियों का भाव है कि घर के अंदर जो नानी जी थी वह सबसे पर्दा करती थी, किसी से बातचीत नहीं करती थी, लेकिन जब अंतिम समय में काफ़ी बीमार हो गई थी तो उन्होंने पर्दा का लिहाज छोड़कर और अपने पति से कहा कि वे उनके दोस्त मिस्टर प्यारेलाल से मिलना चाहती है। अब उनसे क्या कहना चाहती थी, क्योंकि वह अपनी पुत्री की शादी की चिंता में थी, पर नाना जी ने भी वक्त की कमी और मौके की नज़ाकत की लाज रखी, कि नाना जी ने कोई सवाल जवाब नहीं किया और सवाल जवाब में वक्त ख़राब नहीं करके फ़ौरन जाकर अपने दोस्त को लिवा लाए और बीबी के हुजूर में पेश कर दिया, कि अपनी पत्नी के सामने उनको मिस्टर प्यारेलाल को पेश कर दिया। अब जो नानी जी ने कहा वह और भी हैरत अंगेज था, कि नानी जी ने मिस्टर प्यारेलाल से क्या कहा यह सुनकर सभी लोग अचंभित रह गए थे। उन्होंने कहा कि वचन दीजिए कि मेरी बेटी के लिए आप वर की तलाश करेंगे। क्यों? क्योंकि लेखिका की नानी ये चाहती थी कि उनकी पुत्री के लिए जो वर मिले वह अंग्रेज़ टाइप का ना हो, एक साधारण और स्वतंत्रता सेनानी व्यक्ति मिले। मेरे पति तो साहब हैं और मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी की शादी साहबों के फरमानदार से हो।
इसलिए लेखिका की नानी ने एक साधारण व्यक्ति से अपनी पुत्री का रिश्ता करने के बारे में विचार रखे। आप अपनी तरीके का आज़ादी का सिपाही ढूंढकर उनकी शादी करवा दीजिए। लेखिका की नानी ने प्रस्ताव किया मिस्टर प्यारेलाल कि आप ऐसे व्यक्ति का तलाश कीजिए जो बिल्कुल साधारण तरीके का हो, वह सिपाही हो, स्वतंत्रता सेनानी हो, उसी से मैं अपनी पुत्री की शादी करना चाहती हूँ। कौन कह सकता था कि अपनी आज़ादी से पूरी तरह बेखबर उस औरत के मन में देश की आज़ादी के लिए ऐसा जुनून होगा। कि लेखिका की नानी के मन में देशभक्ति की भावना तो थी, लेकिन बाद में अच्छी प्रकार से समझ में आया कि वे एक निजी जीवन में भी काफ़ी आज़ाद ख्याल रख रही थी। ऐसा विचार लेखिका की नानी का था कि वह स्वतंत्रता सेनानी तो थी ही, उन्होंने उसी तरीके से अपनी पुत्री के लिए वर की तलाश कराई। तो उन्होंने नाना जी की ज़िंदगी में कोई दखल नहीं दिया कि जिस तरीके से लेखिका के नाना जी रहते थे, उन्होंने कभी भी इस बारे में कोई दखल अंदाजी नहीं की, न उनमें कोई साझेदारी की, पर अपनी ज़िंदगी को अपने ढंग से वह ज़रूर जीती रही, क्योंकि उनका जो रहन सहन था वह बिल्कुल साधारण था और लेखिका के जो नाना जी का रहन सहन था वह अंग्रेजों के समान था। इस प्रकार से फिर भी उन्होंने कभी भी दखल अंदाजी नहीं की। पारंपरिक घरेलू उबाऊ खामोश जिंदगी जीने में आज के हिसाब से क्रांतिकारी चाहे कुछ न रहा हो, दूसरों की तरह जीने के लिए मजबूर होने में अपनी आज़ादी कुछ ज़्यादा ही थी। इसका मतलब क्या है कि लेखिका की नानी ये सोच विचार कर रही थी कि शायद हमारे जीवन में जो घरेलू हिसाब किताब है, हम उसी तरीके से अपना जीवन साधारण तरीके से जीना चाहते हैं। खैर, इस तरीके से मेरी माँ की शादी एक पढ़े लिखे होनहार लड़के से हुई। यहाँ पर लेखिका बोल रही है कि जब मेरी माता जी की शादी हुई तो एक ऐसे व्यक्ति से हुई जो पढ़ा लिखा था, होनहार व्यक्ति था, जिसे आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लेने के अपराध में ICS के इम्तिहान में बैठने से रोक दिया गया था। कि जिस समय अंग्रेज़ों का शासनकाल था और अंग्रेज़ों ने लेखिका के पिता को ICS के इम्तिहान में बैठने से रोक दिया था, जिसकी जेब में पुश्तैनी पैसा धेला एक नहीं था, कि काफ़ी गरीब परिवार से था और ICS की परीक्षा में बैठने की विचार कर रहा था, लेकिन अंग्रेज़ों ने बैठने नहीं दिया था। माँ बेचारी अपनी माँ और गांधी जी के सिद्धांतों के चक्कर में सादा जीवन जीने और ऊंचे ख्याल रखने पर मजबूर हुई। कि माँ ने विचार किया कि वह बिल्कुल सिद्धांत का जीवन व्यतीत करेगी, गांधी जी के सिद्धांत पर चलेगी। इस तरीके से ऊंचे ख्याल रखकर भी उन्होंने अच्छे तरीके से अपना जीवन व्यतीत किया। हाल उनका यह था कि खादी की साड़ी उन्हें इतनी भारी लगती थी कि उम्र चनका खा जाती थी। पहले खादी की साड़ी का प्रयोग किया जाता था, तो लेखिका की जो माँ थी उसको खादी की साड़ी पहनने का अभ्यास नहीं था, इसलिए बार बार वह अभ्यास करती रहती थी और उसका वजन इतना ज़्यादा था कि जब भी वह इसका प्रयोग करती थी तो उसकी कमर अक्सर चणक आ जाती थी। रात भर जाग जाग कर वह उसे पहनने का अभ्यास करती थी, क्योंकि उस खादी के वस्त्रों को पहनने का लेखिका की माता को अभ्यास नहीं था। इस कारण से वह रात रात भर जागती और बार बार खादी की साड़ी को पहनने का अभ्यास करती थी, जिससे कि दिन में शर्मिंदगी न उठानी पड़े। ऐसा लेखिका की माँ क्यों कर रही थी? क्योंकि उसे इस बात का पता था कि यदि दिन के अंदर मैं इस प्रकार का अभ्यास करूँगी तो मुझे परिवार के सामने शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। इस कारण से वह रात को इसका अभ्यास करती थी। वे कुछ ऐसी नाजुक थी, अर्थात कमज़ोर अवस्था में थी, कि उन्हें देखकर उनकी सास यानी कि लेखिका की दादी यानी मेरी दादी ने कहा था कि हमारी बहू तो ऐसी है कि धोई पोछी और छीके पर टांग दे। इसका मतलब क्या है कि लेखिका की माँ बिल्कुल नाजुक अवस्था में थी और इसलिए लेखिका की दादी ने कहा कि हमारी बहू इस प्रकार की है
कि धोई पोछी और छीके पर टांग दिया, अर्थात उससे कोई काम नहीं करवाया जाता। गनीमत यह थी कि किसी ने उन्हें छीके पर से उतारने की कोशिश नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि वह रईस परिवार से थी। इस कारण से लेखिका की माँ का परिवार में काफ़ी अच्छा दबदबा था। सब परिवार के लोग उनका अच्छे प्रकार से आदर सम्मान करते थे, मान सम्मान करते थे। इसलिए छीके पर से उतारने की किसी ने हिम्मत नहीं की। यहाँ पर लेखिका की माँ का वर्णन परिवार में इसलिए किया गया है कि वह रईसी खानदान से आई थी। इस कारण से परिवार के अंदर जो लेखिका की दादी थी वह उसका बहुत मान सम्मान करती थी, इज्जत से उसको बोलती थी। परिवार के सभी सदस्य उनका हर प्रकार से मान सम्मान करते थे। क्यों नहीं? ऐसा इसकी दो वजह बताई गई है। लेखिका कहती है कि मेरी माँ की जो भावना थी उसकी दो कारण थे कि परिवार के लोग उनका मान सम्मान क्यों करते थे। इसके दो कारण हैं। पहला यह है कि हिंदुस्तान के तमाम वाशिंदों की तरह उनके ससुराल वाले भी साहबों के खासे अबूबूर थे। कि लेखिका के जो पिता थे वह पुलिस विभाग में थे, लेकिन लेखिका के जो नाना जी थे वो साहब थे। और उनकी पुत्री अर्थात लेखिका की माँ जब अपने ससुराल में आई तो उनका बड़ा मान सम्मान हुआ, आदर हुआ। मेरे नाना जी पक्के साहब माने जाते थे। बस जात से वे हिंदुस्तानी थे कि उनका जो रहन सहन था वह बिल्कुल अंग्रेज के समान था। थे हिंदुस्तानी लेकिन अंग्रेजों से कम नहीं थे। बाकी चेहरे मोहरे, रंग ढंग, पढ़ाई लिखाई सब में अंग्रेज थे। कि उनका जो हर प्रकार का रहन सहन था, ख्याल था, विचार था, वो सब अंग्रेजों के समान था। और उन्हीं की बदौलत थी कि लेखिका की माँ को परिवार के अंदर, ससुराल के अंदर एक अच्छा मान सम्मान मिला हुआ था, इज्जत मिली हुई थी। मज़े की बात यह है कि हमारे देश में आज़ादी की जंग लड़ने वाले ही अंग्रेज़ों के सबसे बड़े प्रशंसक थे। यहाँ पर लेखिका कह रही है कि जो हमारे देश की आज़ादी में हिस्सा लेने वाले लोग थे वो अंग्रेज़ों के सबसे बड़े प्रशंसक रहे थे। और उन्हीं कारण से गांधी जी हो गए, नेहरू जी या हमारे पिताजी के घर वाले, ये सब उनका मान सम्मान करते थे, बड़ा आदर करते थे, उनका इज्जत करते थे। भला लड़का आज़ादी की लड़ाई लड़े और जेब खाली हो, शोहरत करता फिरे, दबदबा उसके साहबी ससुर का ही था। यहाँ इस पंक्ति के अंदर लेखिका के पिता का वर्णन किया गया है कि उनके पिता आज़ादी की लड़ाई तो लड़ रहे थे लेकिन उनकी जेब खाली थी, फिर भी समाज उनको एक अच्छा मान सम्मान देता था। क्यों? क्योंकि उनके जो ससुर थे वो एक साहब थे। इस कारण से एक आन बान शाह वाले साहब ने उनके सिरफिरे लड़के को अपनी नाजुक लड़की सौंप दी थी। इसी कारण से संयोग ये हुआ कि लेखिका के नाना जी ने अपनी पुत्री की शादी इस सिपाही से की थी। उससे रोमांचक क्या कोई परिकथा होती कि यह कहानी बड़ी रोमांचक कहानी बताई गई है। नानी की सनक भरी आखिरी ख्वाहिश और नाना की रजामंदी वे रोमांचक उपकथाएं थी कि जो कुछ हमने पढ़ा है नानी जी के बारे में, नाना जी के बारे में, ये सब कथाएं ऐसे हैं जो कहानी के तिलिस्म को और भी गाढ़ा बना चुकी है। कि लेखिका कहती है कि जब जितनी हम कहानियाँ सुनते जाएंगे, ये सारी कहानियाँ सुनते सुनते हमारी जिज्ञासा और अधिक बढ़ती चली जाती है। इसके दो कारण बताए गए हैं। कि दूसरी कारण ये बताया गया है कि दूसरी वजह माँ की अपनी शख्सियत थी। क्या? कि उनमें खूबसूरती, नज़ाकत, गैर दुनियादारी के साथ ईमानदारी और निष्पक्षता कुछ इस तरह घुल मिली हुई थी कि परिजात से कम जादू मालूम नहीं पड़ती थी। यहाँ पर लेखिका कहती है कि मेरी माता जी थी वह बड़ी खूबसूरत थी, नज़ाकत का पालन करने वाली और दुनियादारी से बिल्कुल एकदम ईमानदार, निष्पक्षता का भाव, किसी के साथ में भेदभाव नहीं करती थी। ये सब उनमें एक जादू के समान भरा हुआ था जिसके कारण परिवार के लोग उनका बड़ा मान सम्मान करते थे, उनकी इज्जत करते थे। उनसे ठोस काम करवाने के कोई सोच भी नहीं सकता था। कि घर के जितने भी काम होते थे या तो लेखिका की दादी करती थी या उनके पिताजी करते थे या परिवार के अन्य सदस्य करते थे। लेखिका की माँ परिवार का कोई भी काम नहीं करती थी। हाँ,
हर ठोस और हवाई काम के लिए, कि जो भी काम होता था हर ठोस और हवाई काम के लिए उनकी जवाबी राय अवश्य मानी जाती थी, जरूर मानी जाती थी, और पत्थर की लकीर की तरह उनको निभाई भी जाती थी। यहाँ पर लेखिका की दादी परिवार के अंदर कहती है कि जब वह अपनी पुत्र वधू को लेकर आई थी तो उसके बाद से ही उन्होंने कभी उसको टोका टाकी नहीं किया, हर तरीके से उनका मान सम्मान करती थी, बड़ी इज्जत करती थी, और उनका रहन सहन रईसों की तरह ही रहा, फिर भी उन पर कभी टोका टाकी नहीं की। यहाँ पर आप इस टॉपिक को पढ़कर और इसमें से कुछ शॉर्ट आउट क्वेश्चन आंसर निकालेंगे। आशा है आप बात को समझ गए होंगे। आपका दिन शुभ हो।